Assalamu alaikum students. Welcome to Alham Dynamic World. Here's your biology teacher. Biology is second year, chapter number 19, the growth and development बेटे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है. आज हम उसके एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे. टॉपिक है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. स्टूडेंट्स, पिछले पॉइंट्स में हमने ये देखा था कि जब भी एक इंडिविजुअल सिंगल सेल जाइगोट स्टेज पे होता है, उसने डेवलप करके अपने सेल्स का नंबर बढ़ाना है, ग्रोथ करवानी है. ग्रोथ के बाद उसमें डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से अलग होने हैं, डिफरेंशिएशन होनी है, दैट मींस के डेवलपमेंट होनी है. तो क्वेश्चन ये राइज होता था कि आखिर कौन इस बात को तय करता है कि किस पार्ट ने हेड बनाना है, किस पार्ट ने टेल बनाना है, किस पार्ट ने इंटरनल ऑर्गन बनाना है, किसने मसल बनाना है, किसने एपिडर्मिस बनानी है. तो ये कौन तय करता है? दरअसल बेटे ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो चीजें हैं जो इस बात को तय करती हैं. उनमें से एक साइटोप्लाज्म है बेटे और दूसरा न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दो कंपोनेंट्स ने बेटे तय करना है कि किस पार्ट ने कौन सी चीज बनानी है. तो ये भी एक चीज समझने वाली है कि कहां का साइटोप्लाज्म और कहां का न्यूक्लियस ये बात तय करता है कि बॉडी के पार्ट्स बनने हैं, कौन कौन सा पार्ट बनना है. दरअसल ये सारे का सारा फिनोमेना उसी वक्त शुरू हो जाता है बेटा जब इस वक्त एक ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन होती है. ब्लास्टोमियर एक ऐसी स्टेज जिसमें बहुत सारे सेल्स की लेयर्स ब्लास्टोडर्म्स होती हैं. ये वही ब्लास्टोडर्म है बेटा जिन्होंने एपीब्लास्ट और हाइपोप्लास्ट बनानी थी. ये वही एपीब्लास्ट है जिसने एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनानी है, और ये वही हाइपोब्लास्ट है जिसने एंडोडर्म बनानी है. इन्हीं लेयर्स के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ने बेटा तय करना है कि किस पार्ट से कौन सी चीज बननी है. तो सारी की सारी जिम्मेदारी इस सेल के साइटोप्लाज्म और उसके न्यूक्लियस पर होगी. तो यही बेटे हमारा पहला पॉइंट होगा कि हाउ द साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस. बेटे साइटोप्लाज्म जो वेरियस इंडिविजुअल के अंदर, उसके अंदर जो वेरियस कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वेरियस ऑर्गेनल्स या वेरियस पार्ट्स पाए जाते हैं, वही बेटा उसमें मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेट्स होते हैं. साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स के साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेट्स का नाम दिया जाता है बेटा. ये वो डिटर्मिनेट हैं जिन्होंने जीन्स को तय करना है कि जिस जीन ने क्या परफॉर्म करना है, किस जीन ने किस जगह पे जाना है. ये चीजें तय करने की जिम्मेदारी इसी पार्ट के ऊपर होती है जो डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है. बिलफर्ज, अगर एक प्रोटीन बनना है, उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो जीन्स हैं, नो डाउट वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, लेकिन उसे वहां से प्रोड्यूस करवा के बाहर लाने की और उसकी एक्सप्रेशन की जिम्मेदारी सारी की सारी साइटोप्लाज्म में है. क्योंकि एक बॉडी का ट्रेट उस वक्त जाहिर होता है बेटा जब कोई जीन एक्सप्रेस करता है, और जीन की एक्सप्रेशन का प्रॉपर सिस्टम और जीन को एक्सप्रेस करवाने की जो मशीनरी है वो साइटोप्लाज्म है. तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन और न्यूक्लियस है बेटा, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्म भी है. अगर एक सेल के साइटोप्लाज्म को आप निकाल देते हैं और सिर्फ न्यूक्लियस छोड़ते हैं तो वो सेल कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो कभी भी अपने पार्ट्स को सेपरेट नहीं बनवा सकता. जैसे उसमें फिर डिविजन होंगी और वही ऑल इन ऑल होगा. तो साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा. हमें कैसे पता चलेगा कि साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट किस प्रोटीन को बनवाता है जो आगे जाके कौन सा बॉडी का पार्ट बनाएगी? तो उसके लिए हमें एक ऐसा साइटोप्लाज्म चाहिए था जो डिफरेंट यूनिट से मिलकर बना हो. डिफरेंट यूनिट मींस कि साइटोप्लाज्म डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे हो, या डिफरेंट कलर्स का हो, या डिफरेंट स्ट्रक्चर का हो, जो आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए. तो हमें उसके लिए एक एग्जांपल की जरूरत थी, और एग्जांपल अवेलेबल है बेटा. एग्जाम्पल है बेटा एस्केडियन साइटोप्लाज्म की. ये एक एनिमल स्पीशीज है बेटा, इक्वेटिक स्पीशीज है, पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं बेटा. एक्नेडियंस उनका नाम है बेटे. अब इनके अंदर 4 to 5, एक सेल के अंदर 4 to 5 टाइप का डिफरेंट साइटोप्लाज्म बेटे पाया जाता है, और वो अलग अलग पार्ट बनाता है. एक्सपेरिमेंट से इस बात को जस्टिफाई किया गया. अब उनमें कौन कौन सा साइटोप्लाज्म पाया जाता है बेटा? उनमें क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, उनमें येलो साइटोप्लाज्म पाया जाता है. ये सेल के अंदर ही है. एक सेल में ये चारों टाइप का साइटोप्लाज्म है, जिसमें से दो की बात की अभी. तीसरा है बेटा ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म बेटा,
और है ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। ये 4 अलग तरह का साइटोप्लाज्म यहां पर मौजूद है। इनमें से हर एक ने अलग काम करना है, हर एक ने अलग चीज बनानी है। जिस तरह ये जो क्लियर साइटोप्लाज्म है ये सबसे पहले बनता है। इसने एक लार्वा जो डेवलप कर रहा है, जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी एपिडर्मिस बनानी है। तो लार्वल एपिडर्मिस बनाने की जिम्मेदारी क्लियर साइटोप्लाज्मिक पार्ट के ऊपर है बेटा, तो जो कि पहला कंपोनेंट है। दूसरा साइटोप्लाज्म है येलो साइटोप्लाज्म बेटा। इसने एम्ब्रियो के जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो लार्वा से डेवलप होकर बन रहा है बेटा, उसके मसल्स बनाने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के अंदर कोड है बेटा। जीन्स न्यूक्लियस के हैं, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कहां पर एक्सप्रेस करेंगे, क्या पार्ट बनेगा, वो जिम्मेदारी परफॉर्म करते हैं ये येलो पार्ट बेटा, येलो साइटोप्लाज्म का रीजन। नेक्स्ट है जी ग्रे, जो वेजिटल साइटोप्लाज्म है बेटे। इसने डेवलपिंग एम्ब्रियो की गट बनानी है, जो कि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक के पार्ट्स बनेंगे बेटा। लास्ट पे है ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, एक एक्नेडियन का वो साइटोप्लाज्म बेटे जो इसने न्यूरल ट्यूब बनानी है, जिससे आगे डेवलपमेंट के बाद नर्वस सिस्टम बनेगा। एंटीरियर पार्ट ब्रेन में डेवलप होगा जब वो प्रॉपर कवर होगा। लोअर वाला पार्ट जो उसकी इलॉन्गेटेड ट्यूब होगी, स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होगी। तो कुल मिलाकर बात बेटे ये है कि साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएशन करवाने में एक लीड मार्किंग रोल के तौर पे काम करता है। किसी वजह से साइटोप्लाज्म डैमेज हो जाए, सेल से रिमूव हो जाए, तो कभी भी पार्ट्स अलग अलग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर मैं इस सेल के साइटोप्लाज्म में से येलो साइटोप्लाज्म निकाल लेता हूं, तो इंडिविजुअल की बाकी सारी चीजें बनेंगी। उसमें उसका लार्वल एपिडर्मिस, उसका गट और उसकी न्यूरल ट्यूब, ये सारे पार्ट्स तो बनेंगे, लेकिन उसमें मसल्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी बेटा। तो साइटोप्लाज्म इज अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट वन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि न्यूक्लियस क्या काम करता है। जिस तरह मैंने अभी बात शेयर की बेटा कि न्यूक्लियस ने जीन्स बनाने हैं। न्यूक्लियस जो है उसने अपने पास क्रोमोसोमिक पार्ट रखे हुए होते हैं, जो कि क्रोमेटिन की फॉर्म में है। जब वो कंडेंस करेंगे तो क्रोमोसोम बनेंगे। क्रोमोसोम को अनवाइंड करेंगे तो डीएनए और प्रोटीन्स डेवलप होंगी, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए डेवलप होगा। अब वो जो डीएनए है, उस डीएनए पे हर एक जीन, हर एक प्रोटीन बनाने के लिए मौजूद है बेटा। तो एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीन हम इसी तरह से स्टडी कर पाएंगे बेटा कि हमने जब डे देखना है कि न्यूक्लियस का काम है, तो हम दरअसल यही पढ़ रहे हैं कि एक्सप्रेशन में जीन्स का क्या काम है बेटा। अब कभी कभार ऐसा होता है कि एक सेल को अपने जीन्स पे पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ता है। मतलब कि जिस जगह का सेल है, उसके पास जो जीन है, उसने जो इंस्ट्रक्शन देनी है, बस वही प्रोटीन बनेगी। लेकिन कभी कभार एक्सप्रेशन के लिए जीन्स को साथ वाले सेल्स का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि एक जगह का जीन एक्सप्रेशन के लिए काफी नहीं होता। ऐसी कंडीशन में जो नेबर्ड सेल होते हैं, उनको भी साथ में शामिल करके उन सभी एक्टिव सब्सटेंसेस को बनाने की जरूरत पड़ती है, उन सभी मटेरियल्स को बनाने की जरूरत पड़ती है जो सेल की डिफरेंशिएशन में हेल्प कर सकता है, जीन्स की एक्सप्रेशन में हेल्प कर सकता है। तो एज अ होल न्यूक्लियस, जीन्स और नेबर्ड सेल, ये तीनों चीजें डिफरेंशिएशन में बहुत रोल प्ले करती हैं बेटा। अब हम ये देखेंगे कि आखिर न्यूक्लियस अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या हम उसे किसी एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं। कि सेल हो, अगर हम उसका न्यूक्लियस उसमें रहने दें, बाकी चीजें निकाल के किसी और की चीजें उस न्यूक्लियस के साथ मिक्स करें, तो क्या जीन अपना काम करना छोड़ देगा? क्या न्यूक्लियस अपने कंपोनेंट्स को छोड़ देगा? क्या वही न्यूक्लियस जिसने एक्सप्रेस करके बिल्फर्स मसल बनाने हैं, जिस जीन ने एक्सप्रेस करके मसल बनाना है, तो क्या साइटोप्लाज्म के बदलने से वो चीजें बदलेंगी या नहीं? उस चीज को हम यहां पर एक स्पीशीज से पढ़ेंगे। एसिटाबुलेरिया क्या काम करती है, किस तरह से ये काम करती है, उसको समझने के लिए पहले इसकी 2 स्पीशीज का पता होना चाहिए। एसिटाबुलेरिया में 3 बेसिक पार्ट होते हैं बेटा, और थर्ड पार्ट की वजह से 2 अलग अलग कैटेगरीज मैंने यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाई हैं। एसिटाबुलेरिया का सबसे बेस वाला पार्ट, वो जगह जहां से ये ग्राउंड के साथ अटैच्ड फॉर्म में मौजूद है बेटा, उस पार्ट को हम लोग बेटे उसका राइजॉइड कहते हैं।
रॉयजॉइड के नाम से उसे जाना जाता है बेटा। ये उसका बेस पार्ट है बेटे, जहां से वो ग्राउंड के साथ डायरेक्टली और फुली तौर पर अटैच्ड है बेटा। रॉयजॉइड के साथ और थोड़ा सा ऊपर ये जो मैंने दो रेडिश से आपको डॉट्स बना के दिखाए हैं, दे आर द न्यूक्लियस। ये दरअसल न्यूक्लियस ही है बेटा। फिर इस रॉयजॉइड जिसने उसे ग्राउंड से लिंक किया है, उसके ऊपर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है बेटा। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट फिल है बेटा, साइटोप्लाज्मिक पार्ट अटैच होते हैं बेटा। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है, मैं एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में यही आपको दिखाऊंगा जो परफॉर्म किया गया था, कि अगर इस साइटोप्लाज्म के यहां से लेकर यहां तक इस हिस्से को मैं अलग करता हूं तो क्या बाकी चीजों की डेवलपमेंट में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, हम उसकी बात आगे करते हैं। इसका तीसरा पार्ट बेटा, ये जो कैप रीजन है, इस कैप रीजन की प्रेजेंस और उसके स्ट्रक्चर की वजह से एसिटाबुलेरिया की दो टाइप्स हैं, जिसमें सर्कुलर शेप एक डिस्क लाइक बेटे कैप मौजूद होता है। हम ऐसी स्पीशीज को एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया कहते हैं बेटा। और जिसमें इस तरह का हेड मौजूद होगा बेटा, उसे एसिटाबुलेरिया क्रैनियोलेटा का नाम दिया जाता है। ये दो अलग हैं, एक ही स्पीशीज में दो अलग अलग मेंबर्स मौजूद हैं बेटा। जिस तरह ह्यूमन बीइंग में या बाकी सारे एनिमल्स के अंदर डिफरेंशिएशंस होती है जेंडर्स के अंदर, यहां पर भी वैसा ही है। अच्छा बेटा, अब ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट और न्यूक्लियस, इन दो चीजों को आपने ध्यान में रखना है। साइंटिस्ट था बेटा हैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। अब हैमरलिंग ने क्या किया, उसने देखा कि चलें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस को देखते हैं, तो उसने कहा कि चलें हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया का यहां से एक पार्ट कट किया और इस पूरे हिस्से को अलहदा कर दिया। यहां से भी क्रैन्युलेटा का उसने ये पार्ट कट किया और सारे का सारा पार्ट उसने निकाल के अलहदा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सिर्फ बेसिस मौजूद हैं, एसिटाबुलेरिया और मेडिटेरानिया, इन दोनों की बेसिस यहां पर मौजूद हैं। अब एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने इस वाले का साइटोप्लाज्मिक ये जो कंटेंट या स्टार्क वाला पार्ट है, कटे हुए एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया के ऊपर लगा दिया। अब कंडीशन क्या है, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया का बेस है रॉयजॉइड है और स्टॉक इसका अपना नहीं है। स्टॉक निकाला गया एसिटाबुलेरिया क्रैन्युलेटा से, यहां से निकालकर उसे यहां पर लगा दिया गया। या दैट मींस कि अब मैं इसे थोड़ा सा अगर ब्लू कर देता हूं तो ये चीज आपको इस तरह समझ आ जानी चाहिए। अब हेड तो मौजूद नहीं है क्योंकि वो रिमूव कर दिया गया था, ये भी आप कट कर दे, क्योंकि हेड तो सेल्फ रीजनरेटेड होता है, वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। एक्सपेक्ट ये किया गया था कि अगर साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है तो फिर इसमें अब हेड ये वाला आना चाहिए, क्रैन्युलेटा का आना चाहिए, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म इतना ही जरूरी है तो फिर हेड ये वाला आना चाहिए, ना कि उसका अपना होना चाहिए, ये डेवलप होना चाहिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो हैमरलिंग थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो हेड इसका आया है वो उसका ओरिजिनल हेड ही है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि क्रैन्युलेटा के स्टॉक का पार्ट यहां पर लगाया गया था, तो क्या उसका कोई फर्क नहीं हुआ, उसने कोई चेंज नहीं किया। तो जो हैमरलिंग साहब थे, उन्होंने एक चीज कंक्लूड की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को कई दफा रिपीट किया, डिफरेंट पार्ट्स को उसने रिप्लेस किया, फिर नए सिरे से लगाया, तो उन्होंने एक चीज कंक्लूड की। उन्होंने कहा कि जो साइटोप्लाज्म है, नो डाउट उसे चेंज करने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जीन की जो एक्सप्रेशंस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगी। न्यूक्लियस में जीन्स बनेंगे, वो बाहर आ जाएंगे बेटा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कैसा भी हो, उसमें वो सारे कंपोनेंट नॉर्मली हर एक में एक ही जैसे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के चेंज करने से जीन्स के एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आता बेटा, क्योंकि जीन्स जहां पर बनने हैं, अगर वो मशीनरी, वो न्यूक्लियस ही वैसा ही है, जैसा न्यूक्लियस होगा वैसा ही कैप बनेगा। अगर यही एक्सपेरिमेंट आप इस वाले का स्टॉक निकाल के क्रैन्युलेटा में लगाते हैं तो जो हेड बनेगा वो क्रैन्युलेटा का ही होगा, ना कि मेडिटेरानिया का, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स में इतना इन्वॉल्व नहीं है। वो जीन्स को बनाने में हेल्प जरूर करता है, लेकिन एक्सप्रेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा। इसलिए हैमरलिंग ने यह कहा कि न्यूक्लियस हेल्प करता है, न्यूक्लियस तय करता है,
न्यूक्लियस डिसाइड करता है बेटा कि कौन सा पार्ट क्या बनाएगा, और वो कैसे, जब वो जीन बनाएगा और जीन को साइटोप्लाज्म में बना के भेजेगा बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। आज के टॉपिक में हमने रोल ऑफ साइटोप्लाज्म और रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, उनके बॉडी के पार्ट्स में और जीन की एक्सप्रेशन में विद द हेल्प ऑफ एसिटाबुलेरिया, एक स्पीशीज के साथ आज हमने स्टडी किया। उम्मीद कर रहा हूं बेटे कि आप बात आप लोगों को समझ आ गई है। हम इंशाल्लाह इसी से ऑनवर्ड जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है उन पे बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।